धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप यहां आए और ऐसे माहौल में आए जिसकी सूचना मुझे दिल्ली में बैठे मिल रही थी। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। मेरे दाईं तरफ जितने महान पुरुषों की तस्वीर लगाई गई हैं और मेरे बाईं तरफ भी और यहां सामने भी, ये सब वो महापुरुष है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे अन्याय, जुल्म, तकलीफें सही। कोई एक दिन में महापुरुष नहीं बनता और कोई जीते जी भी महापुरुष नहीं बनता। महापुरुष बनने के लिए अपना सुख चैन त्यागना पड़ता, अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति सहनी पड़ती है, उनका मुकाबला करना पड़ता है, तकलीफें सहनी पड़ती है और अपने जीवन को समाज के नाम समर्पित करना पड़ता है। और व्यक्ति के जाने के बाद समाज निर्धारित करता है कि वो महापुरुष था या कोई आम आदमी था। आदमी 100 अच्छे काम करे, एक गलती कर दे, वहीं समाज उसको छोड़ देता है। मैं गुरु घासीदास जी की पावन इस धरती पर पुनः आप सबका अभिनंदन, वंदन, जय भीम आप सब लोगों को करता हूं। मैं पिछली बार आया था जांजगीर चांपा में और मैंने आपको विश्वास दिलाया था कि हम जहां लड़े हैं लोकसभा का चुनाव, वहां हम लगभग 1.5 लाख वोटों से लोकसभा का चुनाव जीत रहे हैं। आप मेरी रिकॉर्डिंग उठाकर चेक करवा लो। मैं कह के गया था कि 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे और 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। और मगर मुझे भरोसा था कि जांजगीर चांपा के लोग भी हिम्मत जुटाएंगे, लेकिन आप लोग नहीं जुटा पाए, कोई बात नहीं। लेकिन आज जब मैं यहां आया हूं तो मेरे मन में कोई चुनावी बात नहीं, मेरे मन में कोई स्वागत की बात भी नहीं। मेरे मन में तकलीफ है कि मुझे आपके बीच बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं। आपने जो जिम्मेदारी देके मुझे भेजा है पार्लियामेंट में, वो पार्लियामेंट का सेशन कल खत्म हुआ और कल सेशन खत्म हुआ। आज आपका भाई चंद्रशेखर आजाद आपके बीच में है। मैं सुबह 4 बजे उठ के चला था कि मुझे आपके बीच में जाना है। मेरा आपका वोट का रिश्ता नहीं है, मेरा आपका खून का रिश्ता है, मेरा आपका विचारों का रिश्ता है, मेरा आपका संघर्ष का रिश्ता है, मेरा आपका दर्द का रिश्ता है। और उस दर्द के रिश्ते के नाते आपका भाई मुझे यहां की घटना के बारे में पता लगा और आज मेरे माध्यम से देश और दुनिया में बैठे हमारे लोग जानेंगे कि सतनामी क्या है। ये भी जानेंगे कि यहां जो हुआ वो कैसे हुआ और ये भी जानेंगे कि आज के बाद जो यहां होगा उसके बाद क्या होगा, ये भी जानेंगे। मेरी बात को आप लोग याद रखें। पहले जानिए दुनिया में रहने वाले लोगों कि बहुत लंबे समय पहले गुरु घासीदास जी ने मन का एक समान, मानव मानव एक समान का नारा देके और टूटे हुए, बिखरे हुए समाज को जोड़ने के लिए इस सतनामी पंथ की नींव रखी। और ये एक ऐसा पंथ है जो सिर्फ प्रेम की भाषा समझता है, जो सिर्फ प्रेम करता है, सम्मान करता है, जिनका झंडा भी सफेद रंग का है और सफेद रंग जो निशानी है वो अहिंसा की निशानी है, वो निशानी है भाईचारे की। तो छत्तीसगढ़, पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा रहने वाला छत्तीसगढ़, जिसकी पहचान सतनामी समाज से है, वो सतनामी समाज जो अपने दम पे यहां जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ लड़कर और अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसने देश में, दुनिया में अपना झंडा बुलंद किया, अपना नाम कमाया, इस छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। यह है सतनामी समाज। और बड़ौदा बाजार में जो हुआ वो एक दिन की घटना नहीं है। बड़ौदा बाजार में जो हुआ वो बार बार जो हमारे
दम को, हमारी आस्था को, हमारे सम्मान को जो अपमानित करने का काम किया, हमें पीड़ा देने का काम किया, जिसके बाद हमने ज्ञापन देकर सरकार से मांग की कि इसकी सीबीआई जांच करा दो, क्योंकि ये जैत हमको नोचना, उसको काटना सामान्य घटना नहीं है। इसके पीछे किसी का दिमाग है, कोई षड्यंत्र है, कोई जानबूझ के किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता है। ये एक सोची समझी साजिश है। लेकिन महीने भर के समय के बाद भी इतने बड़े समाज की आस्था को अपमानित होने दिया गया और 3-4 लोगों को पकड़ के, जिनको ये भी नहीं पता कि जैत स्तंभ क्या होता है, सतनामी समाज क्या है, गुरु घासीदास के विचार क्या है, जो इस प्रदेश के रहने वाले भी नहीं है, उनको गिरफ्तार करके खाना पूर्ति करके जेल भेज दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ हमारी भावना आग करने के लिए। और मैं अपने सतनामी समाज को जानता हूं, वो कभी हिंसा के रास्ते में नहीं जा सकता। मैं जानता हूं कभी हिंसा का रास्ता इख्तियार नहीं करता। अगर वो हिंसा का रास्ता इख्तियार करने वाला समाज होता तो इनकी तरफ आंख उठाने वाला व्यक्ति छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं देता। मैं अपने समाज की ताकत को जानता हूं। लेकिन ये तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, ये तो गुरु घासीदास को मानने वाले लोग हैं, ये तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, ये तो माननीय काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं। ये कभी हिंसा का सहारा नहीं लेते। ये तो जिस दिन इकट्ठा हुए थे अपनी बात को कहने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन इनकी भीड़ में जिन असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिन्होंने जानबूझ के उस षड्यंत्र को हवा दी और इस समाज की आस्था को चोट पहुंचाते हुए और इस समाज को बदनाम करने के लिए पूरी दुनिया में जिस तरह का षड्यंत्र किया और जिस तरह की घटना को अंजाम दिया, सरकार ने उसकी तह में जाना सही नहीं समझा और सरकार ने निर्दोष सतनामी लोगों को टारगेट कर करके, जो इस समाज के निकले हुए लोग हैं, जो समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने और गुरु घासीदास जी के विचारों को दुनिया में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जानबूझ के टारगेट करके उन्हीं लोगों को जेल भेजने का काम किया। और जेल भी ऐसे नहीं भेजा, दुनिया में रहने वाले लोगों सुनो, जेल भी ऐसे नहीं भेजा, उनकी खाल नोच नोच के, लाठियों से पीट पीट के, उनको जूतों से पीट पीट के, उनको बेइज्जत करके उनके हाथ पैर तोड़ के जेल भेजा। और आज मेरे भाई, मेरा परिवार जेलों में सड़ रहा है। ये इस सरकार और इस सरकार के निकम्मे प्रशासन की देन है। क्या इस प्रशासन को नहीं पता था इनका एलआईयू का फेलियर है, इनके इंटेलिजेंस का फेलियर है? इनको नहीं पता था। आज तो इनको पता था कितने लोग आएंगे। आज तो जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दी, आज तो गांव गांव में अनाउंसमेंट करा दिया कि मुकदमे हो जाएंगे, जेल भेज दे जाओगे। आज तो डराने का काम किया। 1 महीना हमारे लोग आंदोलन करते रहे कि इसकी सीबीआई जांच करा दो, तब तो गहरी नींद में सो रहे थे। क्या हम नहीं जानते क्या हुआ? क्या हम बच्चे हैं? क्या हम दूध पीते बच्चे हैं? हमें नहीं पता कि किस तरह आंदोलन को कुचला जाता है, किस तरह से जो है आंदोलन को बदनाम किया जाता है, किस तरह अपने गुंडे भीड़ में घुसाकर और सतनामी समाज के निर्दोष युवाओं पे झूठे मुकदमे लगा के क्या करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? आपको क्या लगता है कि डर जाएंगे? आपको क्या लगता है छिप जाएंगे? आदमी एक बार पैदा होता है, एक बार मरता है। याद रखना सरकार के लोगों, एक बार के बाद दोबारा नहीं मरता और एक बार के बाद दोबारा पैदा नहीं होता। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, बुजदिल तो नहीं हो, बहादुर लोगों, क्या हो गया तुम्हें? किस बात से डर रहे हो? जेल तो क्रांतिकारियों का गहना होती है। और इतिहास याद करो, यह मुल्क जब आजादी पाया तो कितने लोगों ने शहादत दी, कितने क्रांतिकारियों ने शहादत दी, कितने लोगों ने जेल काटी? किस चीज से डर रहे हो? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, चंद्रशेखर आजाद, जिसने दिल्ली की तिहाड़ भी 2 बार काटी और 16 महीने जेल काटी, जिसके शरीर में जितनी हड्डियां नहीं उतनी लाठियों से उसको पीटा गया, पैरों के नखून खींच लिए गए, दांत तोड़ दिए गए, रीढ़ की हड्डी में गैप कर दिया गया, फिर भी नहीं मरा। क्योंकि संघर्ष करने वाला व्यक्ति मरता नहीं है, संघर्ष करने वाला अमर होता है और उसके जाने के बाद दुनिया उसको याद रखती है।
आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जांगड़े जी यहाँ नहीं है। वो बेचारे पहले उनको एक्सीडेंट हो गया, बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची आपकी प्रार्थनाओं से, गुरु घासीदास जी के आशीर्वाद से। फिर उसको दोबारा से चोट लग गई। वो किसी तरह से उसको पता था कि उसके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। वो निर्दोष व्यक्ति किसी तरह से यहां से चला गया। उसको पकड़ के लेके आए। जिस दिन मैंने घोषणा करी कि मैं आने वाला हूं, इनको पता था कि राजकुमार जांगड़े और भीम आर्मी के लोग यहां रहेंगे तो लाखों लोग जुटेंगे और आपको जवाब देना भारी हो जाएगा। अभी मैं जब यहां आया तो मुझे बताया कि उसके पिताजी आए। ये राजकुमार जी के पिताजी हैं। ये सिर्फ राजकुमार के पिताजी नहीं है, ये मेरे भी पिताजी हैं, चंद्रशेखर आजाद के भी, क्योंकि वो हमारा नेता है यहाँ। वो हमारे लिए और आपके लिए 24 घंटे 7 दिन खड़ा रहता है। वो अपनी जान की परवाह नहीं करता। वो मेरा बहादुर सिपाही है। आज इनकी आंखों में आंसू देख के मुझे बड़ी तकलीफ हो रही। मैंने इनसे भी कहा कि क्रांतिकारियों के पिता आंसू नहीं बहाते, ये उनके संघर्ष का भी अपमान होता है। याद करो शहीद आजम भगत सिंह को जब फांसी की सजा हुई थी तो उन्होंने अपने पिता को, उनके पिता ने एक लेटर लिख दिया था अंग्रेजों को कि उनकी सजा माफ कर दी जाए, तो वो अपने पिता से लड़ पड़े थे। उन्होंने अपने पिता से कहा कि आपको कोई अधिकार नहीं है मेरी जंग में कूदने का, मुझे अपमानित करने का। उन अंग्रेजों के सामने, जिनके सामने मैं प्राणों की बाजी लगा रहा हूं, उनके आगे झुकने का, गिड़गिड़ाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मेरे संघर्ष को कमजोर मत करो। मैं आपसे भी कह रहा हूं, मैं वचन देके कहता हूं, मेरा वचन अटल है, याद रखना। मैं सरकार से कह रहा हूं, प्रशासन कराओ जेल बड़ी, छत्तीसगढ़ की जेल बड़ी कराओ। हम देखेंगे कितने लोगों को आप जेल भेजेंगे। हम आपकी हिम्मत देखने का काम करेंगे आप यहाँ। और इसको आप आग्रह मत समझना। ये मेरी चेतावनी है सरकार को कि अगर वो गुंडागर्दी पे उतर आई है, अगर वो तानाशाही पे उतर आई है, अगर वो सत्यावी समाज को कुचलने पे उतर आई है, तो उसका जवाब देने के लिए चंद्रशेखर आजाद है। करो मुकाबला, हम लोग तुम्हारा मुकाबला करेंगे। मैं आज आया ये देखने के लिए क्या चल रहा, तो मैंने देखा 14 FIR, 153 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कितने निर्दोष लोग हैं किसी को नहीं पता। उसका उदाहरण है ये बहन बैठी है जिनके पति पत्रकार हैं। इनका नाम है उमा पुरेना, ग्राम कुसमी, थाना पलारी। इनके पति मीडिया में हैं। इन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट लगाए हैं। मीडिया के साथी भी देख ले। उस बेचारे पत्रकार को उठा के जेल में भेज दिया क्योंकि कोई इनकी सच्ची आवाज बाहर ना पहुंचा दे, कोई जो अन्याय हुआ उसको बाहर तक ना पहुंचा दे। इनको लगता है कि ये जुर्म यहीं बंद हो जाएगा, नहीं होगा बंद। ऐसी कितनी एप्लीकेशनें मेरे पास हैं जो निर्दोष लोग हैं जिनको पकड़ के जेल में डाल दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार को ये लगता है कि ये जानवर हैं, गूंगे बहरे लोग हैं, ये गाय बैल बकरी है, इन पे जुल्म करो, लाठी बजाओ, इनकी खाल खींच लो, इनको जेल में ठूर दो, कोई नहीं पूछेगा। गिरफ्तारी कर रहे हैं। कानून ये है कि 24 घंटे के अंदर आपको उनके परिवार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जिसके बच्चे को आपने गिरफ्तार किया है, जिस जेल में भेज रहे हो, आपको उनके परिवार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं तो खाकी वर्दी वालों की भी आवाज उठा रहा हूं कि इनको 8 घंटे की ड्यूटी कर दो। इनको बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है, लेकिन आप भी सोचो, आपके भी परिवार हैं। जब आप पीड़ित होंगे तो चंद्रशेखर आजाद आपके साथ खड़ा होगा, खाकी वर्दी वालों, मेरे भाइयों। लेकिन जब आप जुल्म करोगे तो ये सत्ता आपको नहीं बचा पाएगी। मेरी बात को याद रखना। सुप्रीम कोर्ट तक खींच के ले चलूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक खींच के ले चलूंगा, बताऊंगा किस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है। याद रखना मेरे लोगों, मैं वचन देकर कह रहा हूं, एक अधिकारी को नहीं छोड़ेंगे जिसने संविधान का उल्लंघन किया, कानून का उल्लंघन किया। याद रखना, मरे हुए लोग नहीं है, सड़कों पे नहीं है, पार्लियामेंट में भी है। और वचन देकर कहता हूं
जिस दिन दोबारा सेशन चलेगा इसी महीने में, सबसे पहले यही मुद्दा सदन में उठेगा और सरकार से जवाब मांगा जाएगा कि ये जो वर्दी पहने लोग हैं, जो हमारी तनख्वाह, हमारे पैसे से तनख्वाह पाते हैं, इनको सरकार हम पे जुल्म करने के लिए क्यों यूज कर रही है? क्या कानून नहीं जानते हो? क्या आपको नहीं पता है कि जिन परिवारों के बच्चों को आपने उठाया इन्फॉर्म करना पड़ेगा? क्या आपको नहीं पता है कि निर्दोषों को जेल नहीं भेज सकते हैं? क्या आपको नहीं पता है कि जानबूझ के इतने बड़े समाज को नहीं कुचल सकते हैं, उनकी भावनाओं को नहीं कुचल सकते हैं? क्या क्या नहीं पता आपको? सब पता है, लेकिन आप सत्ता के आगे कमजोर पड़ गए हो। मैं आपको बल देने के लिए आया हूं कि घबराओ मत पुलिस के साथियों, मैं आपके साथ हूं, ईमानदारी से काम करो। लेकिन याद रखो, आपके भी परिवार हैं। कल जब अपने बच्चों में जाओगे तो कैसे उनसे आंखें मिलाओगे? जब किसी गरीब के बच्चे को, निर्दोष को पीट पीट के जेल भेजोगे, कैसे आंख मिलाओगे? सोचो, यही प्रदेश होगा। कल आपके बच्चे से कोई गलती हो जाए या ना भी गलती हो और उसके साथ ऐसा जुल्म हो, कैसे बर्दाश्त करोगे? आप भी तो पिता हो। क्या अपने बच्चों पे होते जुल्म को बर्दाश्त कर पाओगे? खाल खींच रहे हो मेरे लोग। ऐसा लगता है कि उनका कोई वाली वारिस नहीं है, उनका कोई भाई नहीं है, उनका कोई परिवार नहीं है, उनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। हो सकता है छत्तीसगढ़ के नेता आंख बीच सकते हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे हम लोग आंख नहीं बीच सकते। मेरी बात को याद रखना। आपको शायद नहीं पता कि जिन भीम आर्मी के लोगों को आपने बंद किया है, इसी 21 जुलाई में भीम आर्मी की स्थापना हुई थी। आपको नहीं पता? ये महीना हमारा है, ये हमारा महीना है। पिछले साल इसी महीने में हमने 5 लाख लोग दिल्ली में जुटाए थे, और इस बार भी अगर आप आतंक करोगे तो 10 लाख लोग हम लोग दिल्ली में जुटाएंगे। जब आपके सम्माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। हम यहां से जब जाएंगे तो देश के गृह मंत्री जी को भी अवगत कराएंगे कि उनकी सरकार वहां क्या कर रही है, उनकी सरकार वहां किस तरह जुल्म कर रही है। और अगर वो भी हमारी बात नहीं सुनेंगे तो सड़कें सुनेंगे हमारी बात, क्योंकि हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को, ताकत को जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जिनके पास लोग होते हैं उनकी सुनवाई तानाशाह को भी करनी पड़ती है। आप ये बताओ, ऐसा क्या हुआ कि एसपी दफ्तर में आग लगी और सिर्फ आबकारी की फाइल ही चली? ऐसा क्या हुआ? बाहर आग नहीं लगी और अंदर आग लग गई। ऐसा तो नहीं कि दफ्तर में बैठ के कोई आदमी आग लगा रहा हो। ऐसा तो नहीं कि दफ्तर में बैठ के कोई आग लगा रहा हो, अपने किसी माफिया साथी को बचा रहा हो, किसी की मदद कर रहा हो, किसी को जेल जाने से बचा रहा हो, किसी से कुछ सुविधा लाभ लेकर गरीबों के बच्चों को फंसा रहा हो। ऐसा तो नहीं है। कहां था इंटेलिजेंस? कहां था LIU? कहां थी पुलिस? कहां था प्रशासन? इतने लोग आए थे, क्यों नहीं बात करी? जिलाधिकारी मौके पे क्यों नहीं पहुंचा? आज इतनी फोर्स लगाई है, अगर इतनी फोर्स उस दिन लगाई होती तो पत्ता भी नहीं हिलता। और इतने लोग यहाँ हैं, बताओ पत्ता कहां हिल रहा है? इनमें से कौन ऐसा है जो किसी को बुरा कह रहा है? लेकिन बुरा तो उस दिन भी नहीं कह रहा था। ये तो सत्ता और विपक्ष की मिली भगत थी, जिसमें मेरे लोग पिस गए। जो बेचारे गुरु घासीदास जी के सम्मान में, जो सतनामी समाज के सम्मान में गए थे, वो बेचारे पिस गए। और वो नौजवान पिस गया जो समाज को परिवार से भी बड़ा मानकर एडी चोटी का जोड़ लगाकर पूरे प्रदेश में जुल्म जाति के खिलाफ लड़ रहा है। मैं समझता हूं क्योंकि हम सत्ता के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं, इसलिए जानबूझ के हमारी लड़ाई को कमजोर करने के लिए हमारे नेताओं को टारगेट किया गया है। विश्वास करो,
सबसे ऊपर है कानून और कानून से ऊपर है संविधान। कोई संविधान से बाहर नहीं है। अगर मुख्यमंत्री अपराध करेंगे तो कानून उनको भी सजा देगा और अगर गृह मंत्री अपराध करेंगे तो कानून उनको भी सजा देगा। सतनामी समाज था, सतनामी समाज है और सतनामी समाज अनंत अनंत तक रहेगा। ये गलतफहमी अपने दिल में रखना। मैं आज राज्यपाल जी से भी मिला था, मैंने उनको भी ज्ञापन दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई घटना बड़ी चिंताजनक है, दफ्तर में आग लगी है। तो मैंने कहा तो आग लगाने वालों को गिरफ्तार करो, आग बुझाने वालों को गिरफ्तार मत करो। मैं तो आपसे कह रहा हूं, जिसने आग लगाई है आप सीबीआई जांच कराओ इस घटना की, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। लेकिन जिन लोगों ने अपने सम्मान आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए जो वहां गए थे, उन लोगों पर झूठे मुकदमे लगाकर जेल में डालने का या उनकी हिम्मत को तोड़ने का काम मत करो। मैं उनको ज्ञापन दे के आया हूं और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आपको लगता है हम लोग कमजोर हैं? दोनों हाथ जोड़ के बताओ कि आपको लगता है हम लोग कमजोर हैं? हम चुप इसलिए है, हम ये जुल्म इसलिए सह रहे हैं। मैंने वीडियो ट्वीट की थी, यही सब बहादुर लोग थे, अलग अलग वर्दी वाले लोग जो लातों से पीट रहे थे। वकील है, कितने मेडिकल हैं आपके पास? कितने लोगों पे 307 लगाई? कितने लोगों को चोट आई? एक आदमी को चोट लगी, 10 आदमी को चोट लगी, 100 लोगों ने चोट मारी कि 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया। और आप लोगों ने जो किया, आपकी वीडियो एविडेंस नहीं है क्या कि आप जूतों से पीट रहे, गिरा गिरा के लाठियों से पीट रहे? आपको किसने दिया पीटने का? पुलिस का काम पीटना कब से हो गया? किसने अधिकार दिया? कौन से एक्ट में लिखा कि पुलिस पीटेगी? गुंडागर्दी करते, गुंडागर्दी करोगे, जुल्म करोगे, लगता है इनका कोई इनकी आवाज उठाने वाला नहीं। गलत है, गलत को गलत कहना सीखो। और संविधान की शपथ लेकर आपने जब ये नौकरी ज्वाइन की थी तो याद करो, किसी नेता के कैसे नहीं मिली नौकरी, आपके संघर्ष से मिली है। और आज इतना जमीन मर गया कि आंखें बंद करके जुल्म कर रहे। याद रखना, यहां जुल्म कर लोगे, लेकिन यहां से ऊपर भी एक अदालत है, उस कुदरत की अदालत जो सब देख रही है। आपके किए हुए कार्य उस कुदरत को दिखते हैं। मैं आपसे नाराज नहीं हूं, इसलिए क्योंकि पुलिस तो सरकार की होती है। मैं तो खुद से नाराज हूं कि हम यहां इतने ताकतवर नहीं है कि आपका ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकें। हम यहां इतने ताकतवर नहीं कि आपको सस्पेंड कर सकें। हम यहां इतने ताकतवर नहीं कि आप पे मुकदमा लगा के आपको जेल भेज सकें। हम अभी इतने ताकत नहीं है पॉलिटिकली, लेकिन आपको क्या लगता है हम तो वहां भी उतने ताकतवर नहीं थे जहां हम ताकतवर बने। आपको क्या लगता है कि हम हमेशा ऐसे रहेंगे? आपको क्या लगता है आपके दिए हुए जख्म हम भूल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हम अपनी पीठ पे पड़ी लाठी को भूल सकते हैं, लेकिन अपने समाज की पीठ पे पड़ी लाठी को कभी नहीं भूल सकते। मेरी बात को आप याद रखना। हम जानते हैं कि हम कमजोर हैं राजनीतिक रूप से। जब आपकी लाठियां हमारे खिलाफ उठती हैं तो नहीं सोचती। आपके आदमी को तो पत्थर लगा भाइयों, हमें तो पूछे रखने में मारा जाता है, हमें तो घोड़ी पे बैठने में मारा जाता है। आपको तो पत्थर लगा, आप तो घायल हुए। मैं उसको भी सही नहीं मानता, मगर हमें तो मार के लटकाया जाता है भाई। हमें तो मटकी छूने में मारा जाता है। हम किससे नहीं लड़ते? हम तो अपने मुल्क में जुल्म सह रहे। करोड़ों की आबादी होने के बाद भी इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक जुल्म सह रहे हैं। हमारी मॉबलिंचिंग होती है भाई, हमें मारा जाता है। दाढ़ी रखने पे, टोपी पहनने में मारा जाता है, हमें आवाज उठाने में मारा जाता है।
हम नहीं लड़ते, हम संविधान पे भरोसा रखते हैं। लड़ने वाले लोग होते तो आपकी हिम्मत नहीं होती, हमारे पंडाल में घुस जाते, आपकी संख्या इतनी नहीं। लेकिन आप जानते हो, क्योंकि लंबे समय से इनके नेताओं ने इनको ठगाया है, तो आप इनको बेसहारा मानते हो। लेकिन अब ये बेसहारा नहीं है, अब इन पे एक मजबूत आवाज है, जो इनका नेता नहीं है, इनका भाई और इनका बेटा है, जो अपने प्राणों के बलिदान लगा देगा, लेकिन इनको कमजोर नहीं पड़ने देगा। मैं आपसे भी कहता हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इसे मेरी विनती मानो कि इस जुल्म को बंद कर दो। इसमें सबकी भलाई, और जिन निर्दोषों को आपने गिरफ्तार किया है उनको छोड़ दो बिना शर्त के। इसमें सबकी भलाई, वरना फिर आंदोलन होंगे। और इस बार आंदोलन अगर छत्तीसगढ़ में हुआ तो उसका प्रचार करेगा चंद्रशेखर आजाद गांव-गांव घूमकर। उसका प्रचार करेगा भीम आर्मी का एक पदाधिकारी, आजाद समाज पार्टी का एक पदाधिकारी। क्योंकि लोकतंत्र में आप हमें नहीं रोक सकते हो अपनी आवाज उठाने से। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना जल्दी हो सके किसी को खुश करने के लिए किसी पे जुल्म करना ये न्याय नहीं। न्याय का सिद्धांत तो ये कहता है कि 4 दोषी बच जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप तो पहले से जज बन गए, जूते से मारते हो। हम तो वो हैं उसका जूता बनाना जानते हैं, हमें जूते से मारते हो, मारो। आपके जूतों के दम भी देखेंगे, ये जूते भी हमारे लोगों द्वारा बनाए गए हैं, चिंता मत करो। उतार लो हमारी खाल उतार लो। हमें जूतों से मारो, हमें लाठियों से मारो, हमारी खाल खींच के जेल में बंद कर दो। हमारे लोगों का भी जमीन मर गया है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से समाज को मिले आरक्षण में नौकरी कर रहे हैं। हमारे नेताओं का भी जमीन मर गया है। 10 साल बाद भी हम लोग अपने मुल्क में जुल्म सह रहे हैं, ये हमारा सच। सुनो दुनिया में रहने वाले लोगों, हम इस देश में सुरक्षित नहीं है। मर गया, वो कहती मेरा बेटा शहीद हुआ, उसने दूसरा बेटा भी देश के लिए संघर्ष करे और बलिदान देने की नौबत आए। सतनामी समाज के लोगों, क्या हो गया तुम्हें? तुम वो लोग हो जिन्होंने दुनिया को जाओ, जेलों के सामने चले जाओ, थानों के सामने चले जाओ, हाथ बांध के जाओ कि करो हमें गिरफ्तार भेजो जेल। जब आपके समाज को इस सरकार ने, इस प्रशासन ने, पुलिस ने विकलांग निपटाने की तैयारी कर दी, तो तुम अपनी बारी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? वैसे भी तो मर ही रहे। अगर मरे तो समाज के लिए लड़ते मरे। क्या हुआ? ये समाज वर्षों तक याद रखेगा कि हमारे समाज में कोई बहादुर व्यक्ति पैदा हुआ था। जाओ, ये जो बैठी है ये हमारी छोटी बहन, ये उमा। मुख्यमंत्री जवाब दो, एक निर्दोष को जेल भेज दिया, इसका 1.5 साल का बच्चा है, किसके भरोसे भेजा एक निर्दोष को जेल? ये कहां से अपने घर को चलाएगी? ये किसके आगे हाथ फैलाएगी? ये कुर्सी पे बैठ के, ये इसलिए बैठे कुर्सी पे, ये है आपका प्रेम सतनामियों से, ये है आपका न्याय। इसका घर कैसे चलेगा? इसके बच्चे के सामान, उसके खाने का सामान, उसके पहनने के कपड़े, उसके और जरूरी सामान कहां से आएंगे? बताओ मुख्यमंत्री। नहीं दे पाओगे तुम लोग जवाब, क्योंकि तुम पे जवाब है भी नहीं। क्यों? मैं जान गया हूं कि किसी और को बचाने के लिए, अपने मित्र को बचाने के लिए, अपने माफिया साथियों को बचाने के लिए तुमने गठजोड़ किया। अगर हो ईमानदार तो कराओ घटना की सीबीआई जांच। अगर हमारे व्यक्ति ने अपराध किया होगा तो हाथ बढ़ के जेल भिजवाएंगे, और अगर किसी और ने अपराध किया होगा
तो हमारे निर्दोष लोगों से माफी मांगना कि तुमने अपनी तानाशाही के चलते हमारे लोगों पर जुल्म किया। अगर है हिम्मत, है न्याय करने की हिम्मत, तो कराओ सीबीआई जांच। हम लोग सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं। और अगर नहीं कराते सीबीआई जांच तो हम ये मान लेंगे कि सत्ता और विपक्ष मिलकर हमें उजाड़ने पर तुल गया। सत्ता और विपक्ष मिलकर हमें और हमारे पंथ को जमीन दर्ज करने के लिए लग गया, जो कि हो नहीं सकता। सतनामी थे, है और रहेंगे। आपने आयोग बनाया कि 3 महीने में जांच रिपोर्ट देंगे, तो बिना जांच रिपोर्ट आए क्यों भेज रहे हो जेल? क्यों निर्दोषों को बलि चढ़ा रहे हो? यह अन्याय, और अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला दोषी होता है। ये बाबा साहब ने कहा है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला दोषी होता है। करो भीम आर्मी के लोगों पे जुल्म, जो बचे हुए जिनकी लिस्ट बनाई है तुम्हारे नेताओं ने दिए बना के, उनको जेल भेज दो। करेंगे तुमसे मुकाबला, और ऐसा मुकाबला करेंगे संख्या के आधार पर। ये आंदोलन तुम्हें जीवन भर याद रहेगा। मेरी बात को भी याद रखना जब तक रहोगे। आयोजनकर्ता किशोर नवरंगे को रिमांड के समय जिलाधीश कार्यालय में ले जाकर उग्र रूप में वीडियोग्राफ किया जा रहा था। पुलिस ने उन्हें थाना बलौदा बाजार रिमांड में रखा। जब रिमांड में रखा उस समय पुलिस द्वारा मारपीट व मानसिक प्रताड़ना में गाली गलौज, गुरु घासीदास बाबा जी का अपमान व सतनामी समाज का अपमान किया जा रहा था। ये स्वीकार नहीं होगा भाई। करोगे तो ये स्वीकार नहीं होगा। उक्त घटना को पुलिस द्वारा जिला कार्यालय में शाम के समय आयोजनकर्ता किशोर नवरंगे को ले जाकर उग्र रूप में करके पत्थर फेंकवाना, ये सब का वीडियो ग्राफ लिया जा रहा था। इसका मतलब सब कुछ प्लान किया गया है, सब कुछ तैयार किया गया है। जानबूझ के षड्यंत्र करके सतनामी समाज को देश और दुनिया में बदनाम करने का एक षड्यंत्र किया गया है। इसलिए मैं पुनः मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि वो सीबीआई जांच कराए और दूध का दूध और पानी का पानी होने दे। जिसने अपराध किया उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में निर्दोषों को बलि पर नहीं चढ़ाया जा सकता। मैं जितने परिवारों के बच्चे जेलों में हैं, मैं उनको विश्वास दिला कहता हूं कि मुझे बस 10 दिन चाहिए। मैं देश भर में अपनी तैयारी करूंगा और अगला आंदोलन जो पिछली बार दिल्ली में हुआ था वो इस बार दिल्ली में नहीं होगा, वो छत्तीसगढ़ में होगा। छत्तीसगढ़ को भी पता लगनी चाहिए, और वो आंदोलन में अनिश्चितकालीन होगा। वो आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ये जुल्म खत्म नहीं होगा। आप यहां पहुंचे, किस तरह आपको डराया गया मैं जानता हूं। किस तरह बैरिकेडिंग लगा के नाम पते लिख के आपको कमजोर करने की साजिश रची गई। लेकिन यहीं से अंदाजा लगा लो, प्रशासन और पुलिस के लोगों, इतने डराने के बाद भी अगर मेरी एक आवाज पे इतने हजार लोग यहां इकट्ठे हो सकते हैं, तो जिस दिन मैं खुद यहां आंदोलन को नेतृत्व करने के लिए प्रचार प्रसार करूंगा, उस दिन छत्तीसगढ़ में कितना बड़ा आंदोलन होगा, इस बात को समझो। हम तो जुल्म सहने के आदी हो गए।
लेकिन मैं समझता हूं कि हर चीज का अंत होता है, इस जुल्म का भी अंत होगा। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूं